मैं जय किशन पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के क्वांटम नंबर्स टॉपिक के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे कि क्वांटम नंबर क्या होता है, कैसे होता है, इनका क्या यूज है। ठीक है, तो देखिए एज ए क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है। क्वांटम नंबर जो होता है दिस आर द नंबर्स, है ना, दैट एड्रेस द दैट प्रोवाइड अस एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो हमको एड्रेस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन का। जैसे हर किसी का कुछ एड्रेस होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल के अंदर एक फिक्स जो है वो एड्रेस होता है। तो उस एड्रेस को ये जो क्वांटम नंबर है वो हमको प्रोवाइड करते हैं। तो हम इन शॉर्ट इसको बोल सकते हैं, या डिफाइन करना चाहें तो हमको क्या बता सकते हैं कि ये जो क्वांटम नंबर होते हैं ये किसी इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, उसके न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है, ठीक है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसका स्पिन क्या है, ये सब को बताने के लिए जिन नंबर्स का यूज किया जाता है दैट नंबर्स आर नोन एज द क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? टू इंडिकेट position, distance from nucleus, energy and energy orientation and spin of electron. 4 numbers are used. 4 numbers are used that are called quantum numbers. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वांटम नंबर का डेफिनेशन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये क्वांटम नंबर का डेफिनेशन हो गया। आप इसको लिख सकते हैं, किसी एटम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस की, वो न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है, उसकी एनर्जी कितनी है, उसका ओरिएंटेशन क्या है एंड स्पिन क्या है, इन सभी चीजों को बताने के लिए 4 नंबर्स का यूज किया जाता है एंड दैट नंबर्स आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। तो दिस इज द डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं कि ये क्वांटम नंबर्स एक्चुअली में है क्या, कैसे इनका यूज किया जाता है और ये क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम, घर में ना गाइस बच्चे हैं, पूरा चिल्ला चिल्ला के रो धो के पूरा बहुत ये लोग नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना गाइस। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या होता है और एक्चुअली में ये क्या क्या इंडिकेट करता है। तो मैं पॉइंट वाइज आपको बताता हूँ, है ना। सबसे फर्स्ट चीज आपको ये याद रखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से इंडिकेट किया जाता है, जहां पे n इज इक्वल टू होता है, हमने बोर की थ्योरी में पढ़ रखा है, n जो होता है वो इंटीजर होता है, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि n जो होता है एक इंटीजर होता है, और सबसे पहला चीज ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा बात ये हमको क्या इंडिकेट करता है, तो इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो ये चीज आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट्स नंबर्स ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, नंबर्स ऑफ ऑर्बिट
है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब कोई ऑर्बिट होता है तो उसको बोर ने क्या कहा था, स्टेशनरी एनर्जी लेवल कहा था। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल के लिए हमने क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स आर आल्सो नोन एज द स्टेशनरी एनर्जी लेवल। तो इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो इंडिकेट एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। इट आल्सो इंडिकेट्स एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिट, ये चीज भी याद रखना है। तो इसमें आप याद रखिएगा, एन को हम लोग 1 को क्या बोलते हैं, हम लोग के शेल बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, 4 को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो ये आगे बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और के एल एम जो है वो एनर्जी लेवल के फॉर्म पे इंडिकेट किया था बोर ने। तो इस चीज को ये इंडिकेट करते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे आपको थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इंडिकेट करता है, ये हमको बताता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा ये न्यूक्लियस के पास होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम अगर एटम का फॉर्मेशन करें, है ना, तो ये हो गया हमारा एटम, इसको बीच में कर लो, ठीक है। ये हो गया हमारे ऑर्बिट्स, जितने सर्कल बनेंगे उतने ऑर्बिट्स। थोड़ा एडजस्ट कर लेना गाइस, ये सर्कल नहीं बन रहा है पूरा अच्छे से, लेकिन सर्कल है मान के चलिए, है ना। तो ये जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है ये वाला, ये हमारा 1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1, ये 2, ये 3, ये 4, है ना। और इसी ऑर्बिट को हम लोग k बोलते हैं, इसी को 2 को l बोलते हैं, है ना, 3 को m बोलते हैं, 4 को n बोलते हैं। इस तरीके से आगे ये बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में है, तो भाई न्यूक्लियस तो हमारा ये है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होते जाएगा ऑर्बिट का, वैसे वैसे डिस्टेंस क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो इट ऑल्सो इंडिकेट्स डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। इट इंडिकेट्स डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे डिस्टेंस क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। बोर के एटॉमिक मॉडल से ही हम लोग पढ़े थे कि जब डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है, नंबर इंक्रीज होते जाते हैं, तो एनर्जी भी क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। तो इट ऑल्सो इंडिकेट्स एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इंडिकेट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी हमको ये बताता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो नॉर्मल से आपको यूज करने हैं, है ना। ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको n से इंटीग्रेट किया जाता है। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, है ना। और इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिट। सबसे पहला चीज आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिट का नंबर इंडिकेट करता है। दूसरा चीज ये बताता है कि इंडिकेट्स एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिट, है ना। किस एनर्जी का, किस ऑर्बिट का कितना एनर्जी है, ये भी हमको ये बताता है। इंडिकेट लेवल मतलब कैलकुलेशन के लिए अलग फॉर्मूलाज यूज होते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको बोर एटॉमिक मॉडल में, है ना, आपको मिल जाएगा। बोर एटॉमिक मॉडल में एनर्जी लेवल जब हम लोग मतलब एनर्जी कैलकुलेशन के लिए अलग फॉर्मूला होता है ऑर्बिट्स की, ठीक है। तो उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बस ये याद रखिए कि के की एनर्जी सबसे कम होगी यहाँ पे, और एन की एनर्जी यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी। और जैसे जैसे ओ पी क्यू आर एस बढ़ता जाएगा, उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि इंडिकेट्स द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होता जाएगा, एनर्जी लेवल इंक्रीज होता जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है इंडिकेट्स एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये
इंडिकेट करता है, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी लेवल का एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, जैसा भी है, ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, अब चलिए देखते हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, इसको इरेज करते हैं। इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए देखते हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है। तो सबसे पहला चीज जो हमको समझना है कि ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। ठीक है, इसके बाद आप समझिए कि ये क्या इंडिकेट करता है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिट। ठीक है, नंबर ऑफ, देख लीजिए, इंडिकेट्स की बजाय टेल अस लिख लो, इट टेल अस अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल हैं, इस चीज को ये बताता है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हमको एक रिलेशन याद करना पड़ेगा, रिलेशन ऑफ एल विथ एन, है ना। तो रिलेशन ऑफ एल विथ एन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू होता है n माइनस वन। ठीक है, L इज इक्वल टू क्या होता है, n माइनस वन। ठीक है, तो अब n इज इक्वल टू अगर हम लोग वन रखें तो क्या होगा, n इज इक्वल टू वन, देन L इज इक्वल टू क्या होगा, n माइनस वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो होगा, तो यहाँ पे ये जो जीरो होता है नंबर, एल का वैल्यू अगर जीरो आता है तो ये रिप्रेजेंट करता है एस ऑर्बिटल को। ठीक है, अगर एन का वैल्यू हम लोग टू रखें तो एल इज इक्वल टू क्या आएगा, वन माइनस टू माइनस वन आएगा। ठीक है ना, टू माइनस वन आएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, वन आएगा। ठीक है, अब जब वन आता है तो वन से पहले जीरो भी आता है, तो इसके पास क्या हो जाएगा, जीरो भी होगा और वन भी होगा। ठीक है, तो इसके पास ये जो एन का वैल्यू टू है, तो एल का वैल्यू जो है वो जीरो एंड वन होगा। ठीक है, तो इसके पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, इसके पास होगा एस ऑर्बिटल, जीरो मतलब एस ऑर्बिटल, और वन मतलब होता है पी ऑर्बिटल। अगर एल का वैल्यू वन है तो उसका मतलब है पी ऑर्बिटल। ठीक है, आप याद रखिएगा, एल का वैल्यू जीरो मतलब एस ऑर्बिटल, एल का वैल्यू वन मतलब पी ऑर्बिटल। ठीक है, अब n इज इक्वल टू अगर हम लोग थ्री रखें तो l इज इक्वल टू क्या होगा, थ्री माइनस वन, मतलब इसके पास जीरो भी होगा, वन भी होगा और टू भी होगा। ठीक है, जीरो भी होगा, वन भी होगा और टू भी होगा। चलिए देखते हैं, अब इसके पास जीरो है मतलब एस ऑर्बिटल भी है, वन है मतलब पी ऑर्बिटल भी है, एंड टू है मतलब डी ऑर्बिटल भी यहाँ पे होगा। अगर हम n का वैल्यू फोर रखें तो l का वैल्यू क्या होगा, फोर माइनस वन होगा, मतलब इसके पास जीरो भी होगा, वन भी होगा, टू भी होगा और थ्री भी होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि इसके पास s ऑर्बिटल भी होगा, p ऑर्बिटल भी होगा, d ऑर्बिटल भी होगा और f ऑर्बिटल्स भी होंगे। ठीक है,
अब देखिए ये कैलकुलेशन क्या इंडिकेट करता है, इसको पहले समझते हैं। जब अब यहां पे मैं इसको एक बार एटम को फिर से बना देता हूं, है ना। देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे तो न्यूक्लियस हो गया है ना। n का वैल्यू 1 मतलब हमारा ये ऑर्बिटल है ना, ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इसका मतलब क्या चल रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट में केवल s ऑर्बिटल होता है, इसमें सिर्फ क्या होगा, सिर्फ s ऑर्बिटल होगा। फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ s ऑर्बिटल होगा। सेकेंड ऑर्बिट में s एंड p दोनों ऑर्बिटल होंगे। सेकेंड ऑर्बिट में s एंड p दोनों ऑर्बिटल होंगे। थर्ड ऑर्बिट में s ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल होगा और d ऑर्बिटल भी होगा। 3 ऑर्बिटल होंगे वहां पे, ठीक है। और जो फोर्थ है वहां पे s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा और f भी होगा। ये चारों ऑर्बिटल होंगे आपके फोर्थ ऑर्बिट में। फोर्थ के बाद जितने भी ऑर्बिट आते जाएंगे, फिफ्थ ऑर्बिट आएगा उसमें भी s p d f 4 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। 6 आएगा तो 6 में भी s p d f 4 ऑर्बिटल ही होंगे। 4 s p d f से ज्यादा ऑर्बिटल नहीं पढ़ना है हमको। एक और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आता है g ऑर्बिटल का, लेकिन उसके बारे में अभी कोई मतलब बोला जाता है कि जितने एलिमेंट्स हैं उनकी एनर्जी इतनी नहीं है कि g ऑर्बिटल तक पहुंच जाए, उनके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी नहीं है कि g ऑर्बिटल तक पहुंच जाए, इसलिए हमको अभी फिलहाल f ऑर्बिटल तक ही पढ़ना है। इसलिए ये कैलकुलेशन जो है वो आगे नहीं जाएगा। अदरवाइज अगर आगे जाता तो n इज इक्वल टू 5 जो है उसमें g ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है इन फ्यूचर। अभी नहीं आ रहा है, अभी हमको s p d और f तक ही लेना है। तो समझ में आ गया, फर्स्ट ऑर्बिट में s ऑर्बिटल होगा, सेकेंड ऑर्बिट में s और p ऑर्बिटल होंगे, थर्ड ऑर्बिट में s p d ऑर्बिटल होगा और फोर्थ ऑर्बिट में s p d और f ऑर्बिटल होगा। ठीक है। अब जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो ये पूछा जाता है कि s ऑर्बिटल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है। तो s ऑर्बिटल के लिए है 0, याद रखिएगा। s ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है वो है 0, p ऑर्बिटल के लिए है 1, d ऑर्बिटल के लिए है 2 और f ऑर्बिटल के लिए है 3। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इरेज करता हूं, फिर एक बार और इसको थोड़ा ठीक से समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ले लिए। देखिए अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर L का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि वो s ऑर्बिटल है, ठीक है। या इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है तो L का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। अगर L का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि वो p ऑर्बिटल है। L का वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब है कि वो d ऑर्बिटल है। और L का वैल्यू अगर 3 है तो इसका मतलब है कि वो f ऑर्बिटल है। कहने का मतलब है, अब देखिए जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो इन ऑर्बिटल्स को बताया जाता है, इन ऑर्बिटल्स को दिखाया जाता है ना। और पूछा जाता है कि s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए L का वैल्यू क्या है, तो 0 है। p ऑर्बिटल में जो है उसका वैल्यू क्या है, 1 है। जो d में है उसके लिए क्या है, 2 है। और जो f में है उसके लिए L का वैल्यू 3 है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा, है ना। और अभी हम लोग सिर्फ 4 ऑर्बिटल के बारे में पढ़ते हैं, तो इसलिए ये जो कैलकुलेशन है वो यहीं तक है, इससे आगे नहीं बढ़ता है। जितने भी ऑर्बिटल्स हम देख लें वहां पे जितने भी ऑर्बिट्स हम देख लें उन सब में 4 ऑर्बिटल्स ही अपने को दिखाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं थर्ड वाला जो क्वांटम नंबर है। थर्ड क्या है हमारा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको बोला जाता है m, ठीक है। m से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब ये क्या इंडिकेट करता है, इट टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स, ठीक है, इन द 3 डायमेंशन। जो ओरिएंटेशन है ना, उसके बारे में ये हमको बताता है। और जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये एक्सप्लेन करता है। जीमन इफेक्ट हमने पहले पढ़ चुका है लिमिटेशन ऑफ द बोर एटॉमिक मॉडल में, ठीक है, जीमन इफेक्ट के बारे में दिया हुआ है। तो बोर एटॉमिक मॉडल जो था वो जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन जीमन इफेक्ट को ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो स्लो कर देता है, ठीक है, एक्सप्लेन कर देता है। तो लिख लीजिए यहाँ पे, इट tells us about orientation of orbitals in 3 dimension, ठीक है। 3 डायमेंशन में क्या करता है, ओरिएंटेशन को ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है। इसका रिलेशन क्या है, रिलेशन विथ एल, रिलेशन ऑफ एम विथ एल, है ना, रिलेशन ऑफ एम विथ एल। तो m इज इक्वल टू होता है 2l+1, ठीक है, 2l+1। अब देखिए l इज इक्वल टू अगर हम लोग 0 ले लें तो क्या आएगा, है ना, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। मतलब इस ऑर्बिटल में एक ही सब ऑर्बिटल होता है, ठीक है ठीक है। अगर l इज इक्वल टू 1 ले लें तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो l इज इक्वल टू अगर हम लोग 2 ले लें तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, है ना। और l इज इक्वल टू अगर हम लोग 3 ले लें तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब क्या पता चलता है, इसका मतलब पता चलता है कि s orbital have 1 suborbital, ठीक है, p orbitals have 3 suborbitals, ठीक है। s orbital have 1 suborbital, p orbital have 3 suborbitals, d orbital have 5 suborbitals and f orbitals have 7 suborbitals, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो आपको एक चीज और यहाँ पे जो याद रखना है वो ये है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल अस अबाउट नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिट। इट, तो यहाँ पे लिख लीजिए, इट ऑल्सो टेल अस अबाउट नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिट, ठीक है। किसी भी ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिटल होंगे इसके बारे में भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको बताता है, ठीक है गाइस। तो ये है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है, वो ये है कि मैं इसको इरेज करें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इनका, ठीक है। तो इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन द जीमन इफेक्ट, ठीक है। एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट। एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट। अब जीमन इफेक्ट क्या होता है,
जीमन इफेक्ट का मतलब है कि व्हेन स्पेक्ट्रल लाइंस आर पास्ड थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड दे स्प्लिट अप इनटू सेवरल लाइंस। तो देखिए जब मैग्नेटिक फील्ड से लाइन को सेपरेट किया जाता है, जैसे फर्स्ट एस ऑर्बिट के लिए है, तो एस ऑर्बिट तो डिवाइड नहीं होगा, ये तो ऐसा हो गया, एक ही ऑर्बिटल बनाएगा, है ना, एस ऑर्बिटल जो है एक सब ऑर्बिटल। अब पी है, जैसे तो पी को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हैं तो ये थ्री स्पेक्ट्रल लाइन बनाएगा, ठीक है। और थ्री स्पेक्ट्रल लाइन जो होता है वो इसके थ्री ऑर्बिटल्स की, सब ऑर्बिटल्स की वजह से होते हैं। पी के जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो पी के थ्री सब ऑर्बिटल्स की वजह से होते हैं। वैसे ही अगर डी को क्रॉस कराया जाए तो डी जो होगा ये 5 लाइंस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और ये इसके जो 5 सब ऑर्बिटल्स होंगे उनकी वजह से ये 5 लाइन का स्पेक्ट्रम करेगा, मतलब जो है वो डिवाइड करेगा। मतलब एस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो अगर स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है तो उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से गुजारें तो वो स्प्लिट नहीं होगा। लेकिन पी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर स्पेक्ट्रम मतलब मैग्नेटिक लाइन क्या बोलना चाहिए, रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, सॉरी रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, और उसको अगर हम मैग्नेटिक लाइन से गुजारें तो उसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो 3 और लाइंस में डिवाइड हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि उसके पास 3 सब ऑर्बिटल्स हैं। वैसे ही डी ऑर्बिटल का जो है वो अगर हम उसको गुजारें, डी ऑर्बिटल का जो स्पेक्ट्रम है, जो रेडिएशन है, उसको मैग्नेटिक लाइन से गुजारें तो वो 5 स्मॉल लाइंस में डिवाइड हो जाएगा। और वो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि उसके पास यहाँ पे देखिए एल का वैल्यू 5 है तो 5 लाइंस का फॉर्मेशन करेगा, इसका मतलब है इसके पास 5 सब ऑर्बिटल्स हैं। वैसे ही जो एल है, एल का वैल्यू अगर 3 रखे तो जो जब ये 7 जो एफ ऑर्बिटल है उस वहां से जो प्रोड्यूस होने वाला स्पेक्ट्रम है उसको अगर हम मैग्नेटिक लाइन से गुजारें तो वो 7 सब लाइंस में, छोटी छोटी लाइंस में डिवाइड हो जाएगा, जो ये इंडिकेट करता है कि एफ के पास 7 सब ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। इसको जीमन इफेक्ट को आप याद रखिएगा। जीमन इफेक्ट का मतलब है कि व्हेन स्पेक्ट्रल लाइंस आर पास्ड थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड दे स्प्लिट अप इनटू द सेवरल लाइंस, दैट इफेक्ट इज नोन एज द जीमन इफेक्ट। और जब स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा जाता है तब जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं हम गाइस स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो आई होप आपको ये जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट समझ में आया होगा। स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड से गुजारेंगे तो जब वो छोटे छोटे लाइंस में और डिवाइड हो जाएगा तो उसको हम लोग जीमन इफेक्ट बोलेंगे, और जब मैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हैं तो ऐसा छोटे छोटे लाइन में डिवाइड होता है, उसको हम लोग स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये छोटे छोटे लाइन में क्यों डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ऑर्बिटल जो होते हैं उनके पास और सब ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी भी एनर्जी जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी एनर्जी अगर अलग अलग है तो ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट प्रोड्यूस करेंगे, है ना। और ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ये स्प्लिट होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है गाइस। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट दोनों को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं हम लोग फोर्थ क्वांटम नंबर जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फोर्थ क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस से। तो ये क्या इंडिकेट करता है, इट टेल अस अबाउट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी सब ऑर्बिटल। किसी सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है उसके बारे में ये इंडिकेट करता है। तो क्या हो जाएगा, टेल अस अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब ऑर्बिटल, ठीक है। किसी सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है उसके बारे में हमको रिप्रेजेंट करता है। तो अब इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज हो सकती है,
ठीक है, जब क्लॉकवाइज होगी तो हम इसे प्लस हाफ से इंडिकेट करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा, मतलब ये ऐसा ऐसा स्पिन करेगा। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज तो इसके लिए माइनस हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका स्पिन जो होगा वो ऐसा होगा। तो इसमें आपको समझना चाहिए कि कोई भी सब ऑर्बिटल होता है उसके लिए जो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है वो 0 होता है। ठीक है, 0 क्यों होता है, क्योंकि एक सब ऑर्बिटल में दो ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब ये हो गया आपका प्लस हाफ और ये हो गया माइनस हाफ, तो टोटल क्या हुआ, 0। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि किसी सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, इस चीज को इंडिकेट करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का यूज किया जाता है। ठीक है ना। और ये जो स्पिन होता है ना गाइस, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो मैग्नेटिक कैरेक्टर को, किसी भी एलिमेंट के मैग्नेटिक कैरेक्टर को डिफाइन करती है। देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा वो होगा 0, क्योंकि यहाँ पे दोनों है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ 1 होता और प्लस हाफ ही होता तो इसका कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता। आ रहा है समझ में? तो जो स्पिन होता है दैट डिटरमाइन द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये सब मैग्नेटिक कैरेक्टर होते हैं, उनके बारे में आप केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा। लेकिन अभी फिलहाल इसको आप ये समझिए कि मैग्नेटिक कैरेक्टर को जो बताता है वो है हमारा स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो आई होप गाइस आपको ये क्वांटम नंबर वाला वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल पढ़ने के बाद करेंगे, तो अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि तब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीख चुके होंगे। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे वीडियोस को, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।